Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study effects of electricity. Now, start the lecture and understand what is electricity. See, electricity is the energy that causes matter to attract a light object. If this is asked as a 3-marker question, then we can write this definition. Electricity is the energy that causes matter to attract light object. Now, in the previous lecture, we have studied many topics related to electricity. For an example, we have studied electric charge, electric field, intensity of electric field, then electric current, alternating current, direct current. We have studied electric potential, potential difference, Ohm's law, resistance, specific resistance, conductivity, specific conductivity, as well as we have studied combinations of resistance. Right? In this lecture, we will study some topics related to electricity, and that is electric power. Right? And this may be asked as a 3-marker question or 5-marker question. What is electric power? Right? What is electric power? This may be asked as a 5-marker question. या 3-marker में केवल और केवल आपको इलेक्ट्रिक पावर पर 3-मार्कर का आंसर लिखना होगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पावर. राइट, सो द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. राइट, फॉर एन एग्जांपल अगर हम इसको फॉर्मूले से समझें, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पावर दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम. तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, पास होती है, ट्रांसमिट होती है, वही उस सर्किट की क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है. राइट, अब यहाँ पर अगर हम टाइम को, जैसे हमने टाइम को क्या ले लिया यहाँ पर 1 सेकेंड, क्या ले लिया 1 सेकेंड, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको ही उस सर्किट की क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. राइट, तो सीधा अगर हमको 3-मार्कर में डेफिनेशन लिखनी हो तो हम ये लिख सकते हैं, द रेट ऑफ, सीधा, राइट, तो द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक सर्किट. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, राइट, कि 1 सेकेंड में किसी सर्किट के द्वारा जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिट होती है, राइट, उसे ही उस सर्किट की क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. अब जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी यूनिट क्या होगी, राइट, तो हम फिजिक्स में अगर हमें फॉर्मूला पता है देन वी कैन फाइंड आउट द यूनिट. तो जो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है वो होती है जूल पर सेकेंड. देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है. राइट, वहीं जो टाइम की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड होती है. तो जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है. क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है. तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट और जूल पर सेकेंड. अब अगर हमको किसी भी सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI. राइट, जैसे हम मान लेते हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, और उस करंट की वैल्यू कितनी है, I है. सो इफ I इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज V, then electric power would be, right, electric power would be multiplication of voltage and electric current. So that is P equals to क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा. क्या हो जाएगा, P equals to VI हो जाएगा. So this is the formula of electric power. तो यदि 5-मार्कर में पूछा जाए तो हमको डेफिनेशन, फिर उसके बाद में यूनिट और उसके बाद में फॉर्मूला, इन तीनों को ही लिखना है. अगर जैसे आप पूछें कि सर जो हमारा जो
डोमेस्टिक सर्किट रहता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ डोमेस्टिक सर्किट? एज यू नो वेरी वेल कि हमारे इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है वो 220 वोल्ट होता है, राइट। और उसके साथ ही जो करंट होता है वो कितना, आइदर 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है और 15 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है। सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, then electric power would be V into I, that is 220 multiply by 10, right। तो 10 11 क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी, राइट। तो जो डोमेस्टिक जो सर्किट होता है उसकी पावर कितनी होती है, तो द पावर ऑफ डोमेस्टिक सर्किट इज 1100 वाट। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए फिजिक्स में कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि डेफिनेशन में या जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी होती हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यू कैन यूज होम अप्लायंसेस लोअर देन 1100 पावर। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा कि आपके घर में 100 वाट का एक बल्ब हो सकता है, 250 वाट का जो है फैन हो सकता है, 250 वाट की जो एलईडी हो सकती है, एलसीडी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप आपके डोमेस्टिक सर्किट में 1100 पावर से कम पावर वाले होम अप्लायंसेस को ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने सोचा कि जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, फैन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में 300 वाट की क्या है, जैसे हमने मान दिया कि एलसीडी है, तो ये हो गया 800 900, राइट। तो ये टोटल जैसे हमने मान लिया कि 100 वाट के यहाँ पर 2 लाइट है, तो ये टोटल कितना हो गया, 1000 वाट हो गया, राइट। अब यदि आप सोच रहे हैं कि हम इसमें और 5-6 कूलर, राइट, और जो एलसीडी है उनको इसी डोमेस्टिक जो सर्किट है क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो डोमेस्टिक सर्किट है उसकी पावर कितनी, 1100 की है। आप जो है आपके डोमेस्टिक सर्किट में होम अप्लायंसेस को जोड़ तो सकते हैं बट उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, प्रभावित होगी। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, राइट, रॉड आप मार्केट से जो वाटर को गर्म करने की रॉड लेके आते हैं, राइट। इन द विंटर सीजन यू परचेज हीटिंग रॉड, राइट। और जब आप उस हीटिंग रॉड को आप घर में यूज करते हैं तो देयर इज अ स्पार्किंग। व्हाई? क्योंकि जैसे आप 400 वाट और 500 वाट की जो इलेक्ट्रिक रॉड को आप यूज करते हैं तो उससे पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है वो खराब भी हो सकता है। एंड दिस इज द रीज़न कि घरों की जो हमारी वायरिंग होती है या रूरल एरियाज में जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उनमें लो क्वालिटी के वायर्स का यूज़ किया जाता है। और जब कभी भी लो क्वालिटी की वायर्स के साथ में बनाया हुआ जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें 1100 पावर से अधिक पावर वाले होम अप्लायंस को कनेक्ट किया जाता है, तो देयर इज जो है वहाँ पर या तो वो पूरा का पूरा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है, राइट, उसमें ओवरलोड हो जाता है या फिर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात ये है कि जो डोमेस्टिक आपका सर्किट होता है उसमें एसी वगैरह यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि एसी जो वोल्टेज होते हैं या जो एसी वर्क करते हैं उनके लिए अधिक पावर की ज़रूरत होती है। तो जो डोमेस्टिक आपका सर्किट है उसमें आप मोर देन 2 या 3 एसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर ही इतनी होती है। तो जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, राइट, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि जो 2 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है जिसमें मोर देन 100 रूम्स है और हर एक रूम में क्या है, एसी है। इज दिस पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर डोमेस्टिक सर्किट से ये सारे के सारे अप्लायंस चल सकते हैं? नहीं। वहाँ पर जहाँ पर भी जो होटल होते हैं 3 स्टार 2 स्टार होटल होते हैं वहाँ पर 15 एम्पियर का कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराया जाता है। और जब आप 15 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30, और हाँ, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 33। तो आप यहाँ पर 3300 जो है इतने जो है वाट के होम अप्लायंसेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका क्या हुआ, बेसिक पॉइंट हो गया। तो पावर से कुल मिलाकर ये है कि किसी भी डोमेस्टिक सर्किट की जितनी
इलेक्ट्रिक पावर होती है उस सर्किट से उतने ही इलेक्ट्रिक पावर वाले होम अप्लायंसेस को यूज किया जा सकता है, राइट। तो ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी। अगर यदि 5 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है तो हम सीधा लिखेंगे, राइट, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक circuit. What is the formula? Electric power is equals to electric energy divided by time. What is the SI unit? SI unit is joule per second और इस joule per second को ही क्या कहा जाता है? watt कहा जाता है, right? Power is denoted by P. अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P equals to VI. क्या होता है? P equals to VI. Clear? If the value of इलेक्ट्रिक करंट इज I, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो पावर क्या होगी? P इक्वल्स टू VI होगी। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक एनर्जी। एट फर्स्ट वी विल कम टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। सी, व्हेनेवर एवरी मंथ, राइट, एवरी मंथ जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है किसका? इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ना कि इलेक्ट्रिक पावर का। सो यू मस्ट कम टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, राइट, इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर समझिए, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। इफ वी हैव टू फाइंड आउट और इफ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी, देन टाइम कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। नाउ व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ, सॉरी, what would be the unit of electric energy? तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होगी? तो देखिए यहां पर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इसकी जो यूनिट है अब हमको यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसकी यूनिट को, इलेक्ट्रिक पावर को हम किसमें देखते हैं? अभी हमने देखा था वॉट, क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड होती है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है वो किस में कैलकुलेट की जाती है? वाट इनटू सेकेंड में। सो सिंपल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, राइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको किस में कैलकुलेट किया जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है वाट इनटू सेकेंड में, राइट। तो वाट इनटू सेकेंड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। बट हम डोमेस्टिक लेवल पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ किसी जो बिजनेस है या होटल है या इंडस्ट्रीज है उनमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। तो वहाँ पर अगर हम वाट इनटू सेकेंड से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? टाइम लगेगा। इसीलिए जो कमर्शियल मेजरमेंट है, राइट, या कमर्शियल जो कैलकुलेशन है वो किस में किया जाता है? यूनिट में किया जाता है। और इसी यूनिट में आप आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या करते हैं? पे करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखें जो है 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हाट इज यूनिट, राइट, व्हाट इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड फॉर कमर्शियल पर्पस। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज द यूनिट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी और हाउ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, राइट। तो इसका आंसर हम इसी तरीके से लिखेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको किस में कैलकुलेट किया जाता है? वाट इनटू सेकेंड में। सो
the electric energy, right? Generally electric energy is calculated using watt into second, राइट तो जनरली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको वाट सेकेंड में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। बट ये कैलकुलेशन का माइनर क्या होता है, माइनर यूनिट हो जाएगी, राइट। या हम कह सकते हैं कि ये माइनर जो है इससे हम माइनर लेवल पर ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट किए जाएंगे, कर सकते हैं, राइट। अगर हम देखें तो कमर्शियल पर्पस होता है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूनिट का यूज किया जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड यूजिंग यूनिट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। अब ये जो यूनिट क्या होती है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है वाट इनटू सेकेंड में। बट यदि हम जो वाट है इसको किस में ले लें, किलोवाट में ले लें, और जो सेकेंड है उसको किस में ले लें, आवर में ले लें, तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, देखिए जो पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं आपको बताऊं जो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इनटू, राइट, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। इफ बी टेक पावर इनटू किलोवाट और टाइम इन आवर, राइट। तो अगर हम यहां पर टाइम को आवर में ले लें और पावर को किस में ले लें, किलोवाट में ले लें, तो जो एनर्जी है वो किस में कैलकुलेट होगी, यूनिट में कैलकुलेट होगी। किस में कैलकुलेट होगी, यूनिट में कैलकुलेट होगी। तो एफ बी यूज किलो, जो कि वॉट से 1000 टाइम क्या होता है, विगर होता है। तो यदि हम यहां पर वाट की जगह पर किलो वाट ले लें और साथ ही साथ अगर हम आवर की जगह पर क्या ले लें, सॉरी सेकंड की जगह पर क्या ले लें, आवर ले लें, तो जो यूनिट प्राप्त होगी, तो यहां पर किलोवाट और ये आवर, और इसी को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो इफ अ सर्किट ऑफ 1 किलोवाट पावर, यदि कोई जो सर्किट है, इफ अ सर्किट ऑफ 1 किलो पावर वर्क्स फॉर 1 आवर, then electrical energy used would be known as 1 kilowatt hour। तो कुल मिलाकर 1 किलोवाट जो आवर होता है, 1 किलोवाट इंटू आवर को ही क्या कहा जाता है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। क्लियर। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट एनर्जी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल। तो हमें पता है कि एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट इंटू आवर। अब यहाँ पर 1 वाट कितना होता है, तो 1000 वाट हो जाएगा। साथ ही साथ 1 घंटे में कितनी सेकेंड्स होते हैं, 36,000 होते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3620, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 ये हो जाएंगे, राइट। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 3.6, और 10 की घात हम कितनी लगा देंगे यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, जूल। तो देखिए आपको फिजिक्स को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है, राइट, टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ उस टॉपिक से जो जानकारी है या इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हमको माइंड के द्वारा या कैसे उसको याद रखना है। तो ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये भी समझ लिया है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको कमर्शियल पर्पस के लिए किस में काउंट किया जाता है, यूनिट में काउंट किया जाता है। और जो यूनिट है वो क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जूल सेकेंड की बजाय किलोवाट आवर में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, और यूनिट मींस किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या करना, कैलकुलेशन करना। और यहाँ पर ये 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको कैसे कैलकुलेट किया, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, कितने,
1000 वाट होते हैं 30, और 1 आवर में 3600 क्या होते हैं सेकेंड होते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और ये 20 और ये 36, तो 36 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है 3 पॉइंट लगा दिया और 10 की पावर कितनी कर दी 6 जूल। ये क्या होता है, एक यूनिट में इतने जूल होते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इफ 50 वोल्ट्स ऑफ 80 वाट आर यूज्ड फॉर 10 आवर्स देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड वुड बी। और ये जो है इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो इफ 50 वोल्ट्स ऑफ 80 वाट आर यूज्ड फॉर 10 आवर्स देन इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो कितनी होगी। तो उसको कैलकुलेट करने का बिल्कुल इजी तरीका है। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, राइट, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर आप वॉट को ले रहे हैं और यहां पर आप आवर्स को ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये याद नहीं रखा तो फिर आप ये पता नहीं कर पाएंगे कितना यूनिट है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पावर को हम किस में किलोवाट में ले रहे हैं या वाट में ले रहे हैं। वैसे सेकेंड टाइम को हम सेकेंड में ले रहे हैं या आवर्स में ले रहे हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू क्या होता है यहाँ पर टाइम होता है। तो यहाँ पर पी कितना हो जाएगा पावर। अब पावर देखिए, यहाँ पर एक बल्ब का पावर कितना है 80 वाट है और कितने बल्ब हैं 50 बल्ब हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वाट आ जाएगी। तो 80 इंटू 50 क्या हो जाएगा, ये हमने लिया यहाँ पर वॉट। अब यहाँ पर सीधा सेकेंड में ना देकर किस में दिया है आवर में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पर आवर लिख देते हैं, राइट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो 4000 ये दोनों वाट हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आवर्स हो जाएगा। अब देखिए, ये वॉट में है ये आवर्स में, हमें इसको किलोवाट में लेके आना है। किलोवाट में लेके आना है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर देते हैं 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट में। तो ये हो जाएगा 4 किलोवाट इंटू क्या हो जाएगा 10 आवर, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 क्या होगा किलोवाट आवर। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी होगी 40 किलोवाट आवर, या इसको हम कितने लिख सकते हैं 40 यूनिट। अच्छा, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि द राइट अ पर्सन हैज टू पे 10 रुपीज पर यूनिट, राइट, तो व्हाट वुड बी द इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर। तो यदि 40 यूनिट की कुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई है यूज की गई है और एक यूनिट का खर्चा कितना है 10 रुपए, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 40 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 400 रुपीज। तो इस तरीके से कई प्रकार के जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर आपको मॉडल, राइट, मॉडल क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। नाउ विल come to our main topic, that is effects of electric current, right, and this is most important. Why? Because we have to study cell, और जो electric cell होते हैं, right, the electric cell, right, to understand electric cell we must have knowledge regarding, right, chemical effect of electric current. Second thing is that in the upcoming lecture we have to study magnet, और magnet में भी कौन सी magnet, artificial magnet. So you would be able to understand only then you know the magnetic effect of electric current. So therefore we have to study the effects of electric current. Now you will say what is the importance of heating effect, right? So dear students, many questions have been asked in the previous years exams, right? For an example, what is fuse, right? What is fuse, right? राइट, हाउ जो फ्यूज है या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस क्या होता है, तो जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं ना वो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देयरफॉर बोथ द 3 टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो वी विल स्टडी इफेक्ट्स, राइट, we will study effects of electric current one by one. At first, heating current. What is heating current? Simply when an electric current
flows through a conductor or a circuit. The conductor or circuit produces heat because of current, right? This is known as heating effect, right? अब यहाँ पर करंट या आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि whenever there is a electric current and voltage in a circuit, there is always a resistance. और ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये करंट फ्लो में क्या होता है, ऑब्स्टेकल करता है, राइट? तो कुल मिलाकर जो रेजिस्टेंस होता है, इसी रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या कंडक्टर होता है, वो हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, राइट? तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through a conductor or circuit, the circuit or conductor produces heat because of resistance of current, right? Then this is known as heating effect. Let's say अब जो अगर हमको फाइंड आउट करनी है कि ये हीट एनर्जी कितनी होगी, तो अभी हमने समझा था कि द एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, राइट? वी हैव स्टडीड हियर, राइट? एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब अगर हमको यहाँ पर हीट एनर्जी निकालनी है, राइट, तो हम लिखेंगे H, और P मतलब क्या होता है, P मतलब होता है V इंटू आई, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइम हो जाएगा या T। तो H इक्वल्स टू, अब हमको पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। यही की यही जो वैल्यू है वो हमने V की जगह पर क्या कर दी है, पुट करती है। तो ये हो जाएगा आई आर इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा, T। तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू क्या हो जाएगा, T। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है, अब आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू क्या हो जाएगा, T। तो यदि आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस कितना है, राइट, उस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट है और कितने समय से वो फ्लो हो रहा है, सो यू कैन फाइंड आउट द हीट एनर्जी और यू कैन फाइंड आउट द हीट, राइट? अब जो हीट है इसको जनरली क्या कहा जाता है, दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज जूल हीटिंग, ओम हीटिंग और रेजिस्टेंस हीटिंग। तो जो हीटिंग इफेक्ट को ही जूल हीटिंग भी कहते हैं, ओम हीटिंग भी कहते हैं और रेजिस्टेंस हीटिंग भी कहते हैं। और इसको फॉर्मूला क्या है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सपोज दिस इज योर डोमेस्टिक सर्किट, जैसे ये बल्ब लगा हुआ है और भी यहां पर कनेक्शंस हैं, राइट? और यहां पर एक जो है क्या लगा रहता है, यहां पर ये फ्यूज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखिए तो क्या होता है कि whenever there is a short circuit और overload in domestic circuit, तो उसकी वजह से जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो खराब हो सकते हैं। या फिर जैसे हम मान लेते हैं कि जब पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आती है, इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है, तो उसी बीच में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपके जो जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उनको कैसे रोका जा सकता है, उनको रोका जा सकता है फ्यूज से, राइट? अब फ्यूज क्या होता है, इसको जो आगे जाकर हम सर्किट पढ़ेंगे ना उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल में आप ये मान के चलिए कि फ्यूज जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, राइट, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, इसको हम आगे के जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे, उसको समझिए। देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें थिन कॉइल्ड फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है, राइट? सो the electric bulb works on the
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कैसे करता है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें क्या होता है, टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है। अब टंगस्टन का ही फिलामेंट क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप टंगस्टन की जगह पर आयन का या किसी अदर मेटल का फिलामेंट बनाएंगे तो वो जैसे ही हीट होगा या जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो मेल्ट होके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और आपका बल्ब 1 सेकेंड तक के लिए भी जो है ऑन नहीं रह पाएगा। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। सो बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन, राइट, बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन कुछ ही सेकेंड में क्या हो जाता है, जो है गर्म हो जाता है। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग भी नहीं होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट टंगस्टन फिलामेंट में एंटर करता है, ये रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये मेल्ट भी नहीं होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जो लाइट है उसको एमिट करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। क्लियर। अब आपने एक चीज और सुनी होगी कि वाई देयर इज अ नियोन गैस इन द बल्ब। उसका कारण क्या है कि अगर बल्ब में ऑक्सीजन गैस होगी तो यू नो वेरी वेल, राइट, जो कंबुशन होता है, राइट, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा। अब टंगस्टन का टेम्परेचर वैसे भी हाई है, अगर ऑक्सीजन और प्रेजेंट होगी तो फिलामेंट का कंबुशन हो जाएगा, दहन हो जाएगा और जो फिलामेंट है वो जलकर राख हो जाएगा। देयरफॉर जो फिलामेंट है वो बर्न ना हो, उसका कंबुशन ना हो, इसीलिए आइदर वैक्यूम इज केप्ट। अब वैक्यूम को बनाए रखना पॉसिबल नहीं होता है, देयरफॉर नियोन और आर्गन गैस, सॉरी आर्गन गैस को जो है फिल किया जाता है, नियोन को नहीं किया जाता, सॉरी, किसको, आर्गन गैस को बल्ब में फिल किया जाता है। तो फर्स्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज, सेकेंड हो गया बल्ब। तो बल्ब में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी है। इसी प्रिंसिपल पर ट्यूबलाइट वर्क करती है और एलईडी, तो हीटिंग इफेक्ट पर ही ट्यूबलाइट वर्क करती है और एलईडी। जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाई, देखिए जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस में एक होता है नाइक्रोम वायर। तो इन इलेक्ट्रिक प्रेस अ नाइक्रोम वायर इज wrapped on the plate of mica। अब माइका ये नॉन कंडक्टर होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ माइका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पर जो नाइक्रोम होता है, समझना, जो नाइक्रोम वायर होता है, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस भी हाई होता है और साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट नाइक्रोम वायर में क्या करता है, एंटर करता है, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ये कुछ ही सेकंड में हीट को प्रोड्यूस करता है और मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने की वजह से ये मेल्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये बहुत तेज़ी से हीट को प्रोड्यूस करता है और माइका उस हीट को बनाया रखता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक प्रेस है उससे हम क्लॉथ्स को प्रेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रेस आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, राइट, या जिसको गीज़र कहते हैं या जिसको आप इलेक्ट्रिक रॉड कहते हैं, इस इलेक्ट्रिक रॉड से जो वाटर है उसको गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है। ये सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के होते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसकी खोज किसने की है वो समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए इन 1820, राइट, देयर वाज वन साइंटिस्ट जिनका नाम था ऑस्टेड। तो इन 1820 ऑस्टेड जो कि एक साइंटिस्ट थे, राइट, उन्होंने, राइट, ऑस्टेड जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक वायर के समीप ही देयर वाज अ कंपास, राइट, और ये जैसे ही वो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट होता, राइट।
तो जैसे ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट होता तो उनको ये लगा कि अगर ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट तभी होगा जब यहां पर कोई दूसरी क्या हो, चुंबक हो। अब आसपास तो कोई दूसरी चुंबक थी नहीं, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रही। जब उन्होंने जो डायरेक्शन ऑफ करंट था उसको क्या किया, रिवर्स किया, तो जो डिफ्लेक्शन था वो भी क्या हुआ, रिवर्स हुआ। और इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि कभी भी whenever electric current is passed through a conductor, then a magnetic field is generated around it, and this phenomena is known as magnetic effect of electric current. तो अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में पूछा जाए तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है, राइट। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। सी, if an electric current is passed through a conductor, then a magnetic field is generated around it, and this phenomena is known as magnetic effect of electric current. और इसके बारे में जो जानकारी थी वो किसने दी थी, राइट, इन 1820 डेनिस जो साइंटिस्ट ऑस्टेड ने जो थी जानकारी दी थी। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो कंडक्टिंग वायर था उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया और उसकी वजह से जो कंपास था उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने जो डायरेक्शन ऑफ करंट था उसको रिवर्स किया, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हुआ, रिवर्स हुआ, राइट। इस आधार पर उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी दी थी। अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके जो है एप्लीकेशंस क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर जो कि फैन में होती है, कूलर में होती है, ड्रिल करने वाली मशीन में होती है, आपका जेट पंप हो जाएगा, राइट। नॉर्मली कोई भी मशीन है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर ही कार्य कर रही। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। जो साउंड एम्पलीफायर्स होते हैं, राइट, या माइक्रोफोन्स होते हैं, ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। सेकंड हो जाएगा इलेक्ट्रिक बेल हो जाएगी, राइट। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट या जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं वह भी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही उनको बनाया जा सकता है। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये हो सकता है 5 मार्कर के रूप में पूछी जाए। तो अगर ये 5 मार्कर के रूप में पूछी जा सकती है तो वी विल राइट इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। और इलेक्ट्रिक कैसे वर्क करती है तो इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इंटर्स टू मोटर, तो मोटर में क्या होती है, देयर इज कॉइल, राइट, देयर इज अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर। तो कॉपर वायर की क्या होती है, कॉइल होती है। और जैसे ही इस कॉइल में जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एंटर करता है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स भी क्या होता है, जनरेट होता है। और यही जो फोर्स है वो उस मोटर को क्या करता है, घुमाता है, राइट। या इसी फोर्स की वजह से जो मोटर है, राइट, वो राउंड लेती है और इसी वजह से हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैग्नेटिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछी जा सकते हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के जो है प्रिंसिपल पर वर्क करती है। साथ ही साथ इसका कार्य क्या है, राइट, इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग हाई पोटेंशियल इनटू लो पोटेंशियल और लो पोटेंशियल इनटू हाई पोटेंशियल, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच, राइट, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which is based on the principle of mutual induction। और यह हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में और लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देती है। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है विच वर्क्स
ओनली ऑन अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात डीसी पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेपिंग, राइट, सॉरी देयर इज मिस्टेक हियर, फर्स्ट इज स्टेप, अब इसकी डेफिनेशन से देखना पड़ेगा ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। दिस ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ करंट, डिक्रीजेज रिड्यूसेस वोल्टेज, स्टेप डाउन, राइट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, राइट, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो है ट्रांसफार्मर होता है जो हाई पोटेंशियल को लो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या लो वोल्टेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज द ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेज द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, राइट, और यह पोटेंशियल ये वोल्टेज को तो बढ़ा देता है परंतु करंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को कम कर देता है, और ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नाउ द लास्ट वन, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड इनटू आयंस बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है इसका मतलब, फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ वेसल, नाउ देयर इज अ लिक्विड इन दिस। अब जैसे ही इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर किसी वायर से क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो है पॉजिटिव आयन में या नेगेटिव आयन में, राइट, पॉजिटिव में या नेगेटिव आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो और यही डेफिनेशन हमको किस में पढ़नी है, सेल में पढ़नी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड इनटू आयंस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहीं से हम जो है केमिकल इफेक्ट की जो है डिफाइन कर सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। या हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज right, when electric current enters the solution, then the liquid breaks into ions and this process is known as chemical effect. So the effect of electric current due to which the process of electrolysis takes place in electrolytes is known as chemical effect. अब chemical effect के applications क्या होते हैं उनको हमको समझना है। तो the applications of chemical effect, तो केमिकल इफेक्ट के जो एप्लीकेशन है उनमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है शायद किसी न किसी एमपीपीएससी में ये जरूर पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर दैट कि ये एमपीपीएससी के मेंस में ही पूछा गया, बट ये पूछा गया है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, जो केमिकल इफेक्ट होता है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक सेल हमारे सिलेबस में है जो कि हमारा अपकमिंग टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देन प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स हो जाएगा और प्रिंटिंग हो जाएगा। तो इनको हम 1 बाय 1 करते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल है उनको अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो भी क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, राइट। कुल मिलाकर जो ओर होती है, राइट, ओर में कई प्रकार की जो है ओर में कई प्रकार की क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, राइट। तो उनमें जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जैसे ही करंट एंटर करता है तो जो जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, निकल जाती हैं, राइट।
जो अशुद्धियाँ हैं उनको अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं, वो अभी याद नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर जो मेटल्स होती हैं, कुल मिलाकर ओर से मेटल्स निकालने में भी केमिकल इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स हो जाएगा। तो कई जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए भी इसी का यूज़ करते हैं। देन क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसको 3 मार्कर के लिए हमको प्रिपेयर करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग अ मेटल ऑनटू द अदर। कुल मिलाकर जैसे मैंने कह दिया कि दिस इज अ सिल्वर कॉइन। अब क्या इस सिल्वर कॉइन के ऊपर हम जो गोल्ड है, राइट, गोल्ड की परत इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, बट वो किससे पॉसिबल होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पॉसिबल होती है। तो इसमें एक मेटल की जो लेयर है वो दूसरी मेटल पर क्या की जा सकती है, जो है पेंट की जा सकती है। एक मेटल की जो लेयर है वो दूसरी मेटल पर चढ़ाई जा सकती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? एक तो जो कुछ क्या होते हैं कोरोसन, तो जो जितनी भी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कोरोजन की वजह से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो कोरोसन को रोकने के लिए या फिर डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, जैसे यू हैव सिल्वर कॉइन बट यू डिजायर दैट आई मस्ट हैव गोल्ड कॉइन, तो आप सिल्वर कॉइन को परचेज करिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से वो गोल्ड कॉइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से 3 मार्कर के लिए आप ये याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली द process of plating a metal onto the other metal by hydrolysis, mostly to prevent corrosion of metal or for decorative purposes, right? So in this way we have also we have studied applications of chemical effect, right? तो पहला electroplating, electrical cell, purification of metals, analysis of compound, and क्या हो जाएगा, printing हो जाएगा। So in this way we have studied basics as well as most important topics related to electricity, right? In the upcoming lecture we will study about electric cell. So we will study electric cell, right? Till then, thank you.